हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सेशन 3। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है उच्च श्रेणियों के पौधे में, बी में दिया है निम्न श्रेणियों के जंतु में, फिर सी में दिया है कुछ ब्रायोफाइटा में, फिर डी में दिया है स्तनियों में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ ब्रायोफाइटा में हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं होता है? यानी एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए और किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन दिया है, ए में दिया है समयुग्मी पर, बी में दिया है उभयलिंगाश्रयी पर, और सी में दिया है एकलिंगाश्रयी पर, और डी में दिया है विषम युग्मक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंगाश्रयी। यहाँ पर कह रहे एक लिंगता, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रयी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन दिया है बीजपत्र, बी में दिया है बीजांडकाएं, सी में दिया है भ्रूणपोष, और डी में दिया है भ्रूण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? हमारा ऑप्शन दिया है स्पोरोफाइट में, बी में दिया है थैलोफाइट्स में, और सी में दिया है क्रिप्टोगैमस में, और डी में दिया है ब्रायोफाइटस में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैमस में। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइकस में परागकण होता है। तो ए में दिया है ऑप्शन 3 कोशिकीय अवस्था में, बी में दिया है 4 कोशिकीय अवस्था में, सी में दिया है 2 कोशिकीय अवस्था में, और डी में दिया है 1 कोशिकीय अवस्था में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाएगा, नहीं, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंथेसिस की परिघटना धित है। एंथेसिस की परिघटना धित क्या है कि ऑप्शन दिया है प्राक्कण निर्माण, बी में दिया है वर्तिकान, यानी वर्तिकान नहीं से वर्तिकाग्र पढ़ेंगे हम, बी में वर्तिकाग्र पर प्राक्कण का पहुंचना, सी में दिया है प्राक्कोश का विकास, डी में दिया है पुष्पकलिका का खुलना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकलिका का खुलना। एंथेसिस की परिघटना धित है। जब पुष्प की कलिका खुलती है तो उसी को एंथेसिस की परिघटना स्थिति धित कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? कह रहा है कि कौन सा पौधा है पौधे के पत्ती के अग्रभाग से जनन करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? और देखते हैं पूरा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कह रहे हैं कि वॉकिंग फॉर्न, फिर बी में कह रहे हैं स्प्राउट लीफ पौधा का, फिर सी में कह रहे हैं मार्केसनिया, और डी में कह रहे हैं मास। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉकिंग फॉर्न हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के कंद में आंखें होती हैं। आलू के कंद में आंखें होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? आलू के कंद में जो आंखें होती हैं ना, उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन दिया है पुष्प कलिकाएं, आर, बी में दिया है परारूह कलिकाएं, सी में दिया है कक्षस्थ कलिकाएं, और डी में दिया है मूल कलिकाएं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षस्थ कलिकाएं हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उभयलिंगाश्रयी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप, यानी वही पौधा को पादप कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? साइकस होता है, जिसे यानी कि साइकस होता है जो कि उभयलिंगाश्रयी होता है। हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी कौन है? ऑप्शन दिया है हमारा सरसों, बी में दिया है अड़हुल जिसे उड़हुल कहते हैं हम, और सी में दिया है पपीता, और डी में दिया है ननफ्ते, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता होता है, जो कि एक लिंगी होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु को बनने की विधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडजनन कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते हैं, और शुक्राणु बनने की विधि को शुक्रजनन कहते हैं। तो हमारा अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं। तो शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें द्विलिंगी होते हैं, जिस पर यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों होते हैं, तो क्या हो जाएगा। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो एक जीव भाग लेते हैं, जो कि नर और मादा का दोनों का लक्षण रखता है। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है मुकुलन, बी में दिया है विखंडन, सी में दिया है विभाजन और डी में दिया है अलफतेज, यानी कि इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्डिंग, जिसे हम हिंदी में मुकुलन कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है जड़, बी में दिया है स्तंभ और सी में दिया है पत्ती और डी में दिया है तीनों द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तंभ द्वारा होता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो स्तंभ जनन होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो पतिया द्वारा या फिर स्तंभ द्वारा या जड़ द्वारा या फिर बीज द्वारा। तो आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो आपका होता है स्तंभ द्वारा। और कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो ये होता है आपका स्तंभ द्वारा, ये भी होता है। और आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो ये भी होता है आपका स्तंभी द्वारा। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना, वर्तिकान नहीं से हम वर्तिकाग्र कहते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एक ही फल पर यानी जब एक ही पौधा पर उसके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब यानी कि परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और जब एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर आपका परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। तो हमारा कार्य एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर जब परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। तो किस जनन अंग में होता है। तो एपिडिमिस में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण, शुक्राणुओं का संग्रह किस जनन अंग में होता है। मानव नर में तो किस में होता है। तो एपिडिमिस में होता है। हमने इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि युग्मकों में गुणसूत्र का सेट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, जब युग्मक का कहे तो वहाँ पर हमारा एन होता है, ठीक है। और जब हमारा कहे युग्मनज का, यानी युग्मनज का जाइगोट का कहें तो उसके लिए हमारा 2n होता है। तो हमारा क्या करें युग्मक के लिए, तो युग्मक के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा एन हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहीं पर युग्मनज का था तो उसके लिए हमारा 2n हो जाता। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनक के भाग लेने से होती है। तो अलैंगिक जनन हमने बताया था कि अलैंगिक जनन में जिसमें नर और मादा के दोनों के लक्षण एक ही जीव पर होते हैं, तो उसमें एक ही जीव होता है जो कि अपने समान जीव को पैदा कर लेता है। उसके अनुवांशिक लक्षण और वो आकृतिक और अनुवांशिक रूप यानी दोनों आकार में समान होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक होता है। एक ही जीव अपने जैसे जीव का जन्म दे देता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।